हेलो गाइस, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा बहुत ही नज़दीक हैं और यूपी पीसीएस यानी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस इन तीनों पोर्शन से अच्छे खासे प्रश्न रहते हैं। अभी ट्रेंड को बदलते हुए उसने पॉलिटी के भी बहुत ही लॉजिकल और अच्छे प्रश्नों को पूछना प्रारंभ कर दिया है और साइंस के, ठीक है ना। तो अभी ये हिस्ट्री के हम लोग T20 क्वेश्चंस यानी कि टॉप 20 क्वेश्चंस को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। और ये 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक पर्पज ये भी है कि आप उस संबंधित सेगमेंट से आप उसको पूरा कवर करें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, देखिए ये तो बता दिया गया कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। जॉर्ज यूल ने किस वर्ष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किस वर्ष की थी। ऑप्शन है 1987, 1988, 1989 और 1890। सॉरी 1887, 1888, 1889 और 1890। चलिए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए आप। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से। इसका सही जवाब है 1888। 1888 के अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो चलिए, पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1886 और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन 1887। देखिए, पहला अधिवेशन 85 में कहां हुआ था? बंबई में। आप सभी जानते हैं कि बंबई में हुआ था ये अधिवेशन और यहीं पर इसके जो सचिव थे वो A.O. ह्यूम को इसका सचिव बनाया गया था। यहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1886 में दादा भाई नौरोजी बने थे। ये पहले पारसी अध्यक्ष बने और 1887 में अधिवेशन हुआ मद्रास में और इसके अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम थे। फिर आता है फोर्थ अधिवेशन 1888 का और इसमें बनते हैं जॉर्ज यूल। ओके, ये अधिवेशन होता है इलाहाबाद में और ये है पहले अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है ना। ऐसे करके आप आगे याद करते चलिएगा। फिर फिफ्थ जो अधिवेशन होता है 1889 और इसकी अध्यक्षता करते हैं विलियम बेडन बर्न। तो ध्यान रखिएगा। और जो विलियम बेडन बर्न है यही ह्यूम के जीवनीकार भी हैं, ठीक है। और इसी अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1889 में भाग लिया था, ठीक है। इसी समय कांग्रेस ने लंदन में भी एक ब्रिटिश समिति बनाई थी, ठीक है ना। और इसी से पत्र निकाला था इंडिया। इसके बाद बात करेंगे 1890 के अधिवेशन की। ये हुआ था कलकत्ता के अंदर और इसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने, ठीक है ना। फिरोज शाह मेहता ने की थी। इसके बाद 1891 का 7वां अधिवेशन ये हुआ था नागपुर में और नागपुर में कौन रहेगा? आनंद चार्लू। इस प्रकार से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो अधिवेशंस हैं उनको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला तो जॉर्ज यूल हो गए 1888 में, फिर 1889 में विलियम बेडन बर्न हो गए। इसके बाद अगर आप देखेंगे अंग्रेजों को तो 1894 में फिर से मद्रास अधिवेशन में बनेंगे अल्फ्रेड बेब 1894 में बनेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर 1904 में बनेंगे जाकर आपके बंबई अधिवेशन में सर हेनरी कॉटन। तो ये सब आपको याद करना। देखिए, इस प्रश्न का अर्थ है कि आपको सारे अधिवेशन पता होने चाहिए कि किसकी अध्यक्षता किसने की है। फिर 1910 में
जो अधिवेशन होता है आपका इलाहाबाद के अंदर, इसकी अध्यक्षता फिर से एक बार विलियम बैडबर्न करेंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो अपना ट्रेंड बदला है उस आधार पर इन प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो आप बार बार आप इन प्रश्नों को पढ़ते रहिए, आपकी तैयारी को और इसी से संबंधित टॉपिक्स को आप कवर करते रहिए। आपकी तैयारी निसंदेह अच्छी होती चली जाएगी। तो जितने भी अधिवेशन अभी हुए थे आजादी तक, ठीक है ना, स्वतंत्रता के समय तक, आप सारे अधिवेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? थॉमस मुनरो, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वॉल्टर मैकेंजी? जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए आप। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, भारत में 3 प्रकार की बंदोबस्त आए। स्थायी बंदोबस्त, इसके बाद महालवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के जो प्रवर्तक हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। आप जान गए, पहचान गए इनको। और 1793 में इसे लाया गया था। इसका जो क्षेत्र था वो देख लीजिए, स्थायी बंदोबस्त का बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक का एरिया था। ठीक है ना। लगभग टोटल ब्रिटिश साम्राज्य का 19% हिस्सा स्थायी बंदोबस्त में कवर हो जाता था। फिर बात करते हैं महलवाड़ी की। तो महलवाड़ी के जो प्रवर्तक थे, ठीक है, महलवाड़ी के प्रवर्तक है हॉल्ट, मैकेंजी एंड बेंटिक, विलियम बेंटिक। ठीक है, इस व्यवस्था को बेसिकली 1822 में लाया गया और इसके अंतर्गत संयुक्त प्रांत का एक क्षेत्र, मध्य प्रांत का क्षेत्र आता था और पंजाब भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। लगभग 30% एरिया इसके अंतर्गत कवर हो जाता था। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो इसकी स्थापना है या संस्थापक है रैयतवाड़ी व्यवस्था के, उनको माना जाता है अलेक्जेंडर रीड एंड मुनरो। ओके, ये व्यवस्था बेसिकली 1792 में स्टार्ट हुई रैयतवाड़ी व्यवस्था, और इसका जो क्षेत्र था वो था मद्रास, बंबई और पूर्वी बंगाल। ठीक है ना। इसके अलावा पूर्वी बंगाल के साथ असम को भी इसी में ऐड कर दीजिए। लगभग टोटल 51% हिस्से पर ये पूरी व्यवस्था थी। इसको आप रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना। अब अगर इसके प्रभावों की बात करेंगे, जो ये तीनों व्यवस्थाएं थीं, इनका बेसिकली प्रभाव क्या था, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको सारी चीजें बताना चाहता हूं। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो बंदोबस्त व्यवस्था थी या ब्रिटिश भूकालीन राजस्व व्यवस्था थी, उसका प्रभाव पड़ा कि जो भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी उसका विघटन हो गया। ओके, कृषक जो थे वो दरिद्र होते चले, कृषक दरिद्रता बढ़ती चली गई, यानी कि वो गरीब होते चले गए। ठीक है, कृषि में ठहराव आ गया। इसके बाद आप कह सकते हैं जमींदारों के नाम से एक बिचौलियों का उदय हो गया। जमींदारों का उदय हुआ जिन्होंने किसानों का सिर्फ शोषण किया, और कृषि का वाणिज्यीकरण प्रारंभ हो गया। तो ये कुछ ड्रॉबैक भी रहे, इसका प्रभाव भी रहा है। ठीक है ना। तो अब आपको याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी, इतना आपको डिटेल में बता दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित प्रमुख कृषि पद्धतियों में
या उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो कुछ प्रमुख कृषि पद्धतियों की चर्चा यहाँ पर की गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि उनके बारे में क्या कौन सा कथन सत्य है। दुबला हाली प्रथा के अनुसार भूदास अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मानते हैं, ठीक है। ये एक प्रथा है दुबला हाली प्रथा। फिर ददनी प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय कारीगरों को अग्रिम पेशगी देते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है कमियोटी प्रथा के अंतर्गत कृषिदास ऋण के ब्याज के बदले जीवन पर्यंत अपने मालिकों की सेवा करते थे। और जो फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इनमें से एक कोई कथन सत्य है या सारे कथन सत्य हैं, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। इसके जो सारे ऑप्शन सही हैं, सारे ऑप्शन सही हैं। यानी कि दुबला हाली प्रथा के अनुसार भूदास अपनी जो संपत्ति और स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मान लेते थे। और ददनी प्रथा के अंतर्गत जो ब्रिटिश व्यापार होते थे या भारतीय कारीगरों, उत्पादकों और शिल्पियों को अग्रिम रूप से पेशगी के रूप में उनको धन दे देते थे, उसे ददनी प्रथा कहते थे। और कमियोटी प्रथा जो बेसिकली थी, ये बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी। और इस प्रथा के अनुसार कृषिदास के रूप में खेती करने वाली जो कमियां जाती थी, वह अपने मालिकों से जो ऋण लेती थी, उसके ब्याज के बदले जीवन पर्यंत अपने मालिकों की सेवा करने का या करते रहते थे। ये बेसिकली तीन जो है प्रथाएं मौजूद थी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वायसराय के समय आया था। ओके, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड रीडिंग के समय आया था। तो प्रथम कारखाना अधिनियम निम्न में से किसके समय आया था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। ठीक है, देखिए 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया था लॉर्ड रिपन के समय। फिर लॉर्ड लैंसडाउन के समय द्वितीय कारखाना अधिनियम आया था 1891 में। लॉर्ड हार्डिंग के समय यानी लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय तृतीय कारखाना अधिनियम आया था 1911 में। ठीक है, और लॉर्ड रीडिंग के समय भी एक कारखाना अधिनियम आया था 1922 में। हालांकि इसके अलावा दो और कारखाना अधिनियम आए हैं। एक कारखाना अधिनियम आया है 1934 में लॉर्ड विलिंगटन के समय, और एक कारखाना अधिनियम आया है 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय। ठीक है, इसमें काम के जो घंटे थे वो 11 घंटों से घटाकर 9 घंटों तक सीमित कर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये सारे कारखाने अधिनियम है। तो पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय आया था 1881 में, दूसरा लैंसडाउन के समय 1891 में। तो ये सारे कारखाने अधिनियम आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड योजना का संबंध निम्न में से किससे है? बर्ड योजना का संबंध निम्न में से किससे है? महलवाड़ी व्यवस्था से, धन के निष्कासन के सिद्धांत से, कारखाना अधिनियम से, या फिर तिनकठिया पद्धति से? चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा महलवाड़ी व्यवस्था से बर्ड योजना का संबंध है। कैसे है ये? देखिए 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में ये अपने सबसे जेम्स टॉमसन ने अपने समय में इसे सबसे अच्छी व्यवस्था के रूप में तैयार किया। इसीलिए महलवाड़ी व्यवस्था को बर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा था हॉल्ट मैकेंजी भी इसके प्रतिपादक हैं। हॉल्ट मैकेंजी भी इसके प्रतिपादक हैं, या इसका जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वीं सदी की खराब आर्थिक दशा का वर्णन एक बुक है प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया में किया गया है। यह पुस्तक किसकी रचना है या किसने यह पुस्तक लिखी है? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, जीवी जोशी या फिर विलियम डिग्बी?
चलिए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए, और इसका सही जवाब है विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी ने ये बुक लिखी है 19वीं सदी में। भारत की जो खराब आर्थिक दशा है प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया में उसे दर्शाया गया है। तो ये प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया किसकी बुक है? विलियम डिग्बी की है। जबकि रमेश चंद्र दत्त की जो बुक है वो कौन सी है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, दादा भाई नेहरूजी के बारे में आपको सबको पता है कि उनकी जो एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो दादा भाई नेहरूजी की थी। और इसके बाद उनकी अन्य कुछ किताबें भी हैं, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड दूसरी किताब है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो ये सारी किताबें दादा भाई नेहरूजी की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित यानी कि जो ब्रिटिश आर्थिक नीति थी इससे संबंधित प्रश्नों को आपको तैयार करके रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। यह कथन किसका? देखिए, कथन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कथनों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंसीडर करने लगा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पुट अप करने लगा है। तो आपको महत्वपूर्ण जो कथन है जिनके द्वारा कहे गए हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये कथन किसका है कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। ये कथन निम्न में से किसका है? चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कैनिंग। इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। ये जो कथन है वो किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धन के निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। किसने किया है? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब है दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी की पुस्तक की चर्चा भी हमने ऊपर की थी। कौन सी? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। इसके अलावा कौन सी है? द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी दादा भाई नेहरूजी की पुस्तक है। इसके अलावा क्या है? ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी दादा भाई नेहरूजी की ही पुस्तक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे गोविंद महादेव रानाडे की, एमजी रानाडे की, तो महादेव रानाडे की एक पुस्तक आई थी ब्रिटिश आर्थिक नीति के संबंध में, आधुनिक औद्योगिक विकास, ठीक है। आरसी दत्त की पुस्तक आपने अभी ऊपर पढ़ी ली है, भारत का आर्थिक विकास 1901 में आई थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इससे निष्कासन के सिद्धांत से रिलेटेड है, ब्रिटिश आर्थिक नीति से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है इसको देखते हैं इस क्वेश्चन में। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए धन के निकासी का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है आपके पास दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त एवं न्यायमूर्ति एमजी रानाडे, गोविंद महादेव गोविंद रानाडे। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्यों नहीं होना है? क्योंकि प्रस्तुत किया है गोपाल कृष्ण गोखले ने, जबकि ये कॉन्सेप्ट किसका है? कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वो दिया था दादा भाई नेहरूजी ने। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहां कंफर्म कर दिया कि धन का जो निष्कासन सिद्धांत है इसका वर्णन दादा भाई नेहरूजी ने अपनी किताब द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है, ठीक है। उन्होंने 2 मई 1867 को, कब? 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में एक पत्र पढ़ा था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। कौन सा पढ़ा था? 1867 में
इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, और में इस जो मान्यता थी यानी कि धन के निकासी सिद्धांत की मान्यता को यहां पर पहली बार प्रतिपादित किया था 1867। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मिथ समिति का संबंध निम्न में से किससे लगाया जाता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, और इससे कई सारे क्वेश्चंस करने की प्रेरणा भी आपको मिलेगी। इस टॉपिक को आप कवर करके रखिएगा पूरी तरीके से। समितियों से संबंधित प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अक्सर पूछ लेता है। तो स्मिथ समिति का संबंध किससे? अकाल से, शिक्षा, सिंचाई या पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच के लिए। निम्न में से किससे संबंध है? इसका सही जवाब होगा अकाल से, यानी कि स्मिथ समिति अकाल आयोग था। यह आयोग किसके समय बनाया गया था? यह आयोग 1860 में बनाया गया था। किसके समय बनाया गया था? 1860 में बनाया गया था। और भी कुछ अकाल आयोग हैं जो स्मिथ समिति के अलावा जो बनाए गए हैं, एक नज़र में उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि 1866 में बनाया गया था कैंपबेल आयोग, ओके। 1878 में बनाया गया था स्ट्रेची आयोग, और 1897 में बनाया गया था एल्गिल के समय लॉयल कमीशन। ये सारे अकाल से संबंधित कमीशन हैं। इसके बाद 1900 में भी एक कमीशन बनाया गया था, मैकडॉनल कमीशन। मैकडॉनल कमीशन ये भी अकाल से संबंधित है, ये कर्जन के समय बनाया गया था। फिर एक बनाया गया था 1945 में जॉन वुडहेड कमीशन, ये भी अकाल से संबंधित है, वुडहेड कमीशन। तो ये सारे कमीशन अकाल से संबंधित जो थे वो मैंने आपको यहाँ पर कंफर्म कर दिए हैं। अब अगर बात करेंगे आपको कि जो शिक्षा से संबंधित जो कमीशन है उसमें आप मान सकते हैं कि हंटर आयोग बनाया गया था, जबकि सिंचाई के लिए जो आयोग बना था वो मॉनक्रीफ कमीशन बना था। कौन सा बना था? मॉनक्रीफ कमीशन बना था, वो भी लॉर्ड कर्जन के समय, ओके। अच्छा, पुलिस प्रशासन के लिए कौन सा कमीशन बना था? तो आप कह सकते हैं कि ये भी पुलिस प्रशासन का कमीशन भी लॉर्ड कर्जन के समय फ्रेजर आयोग बना था। कौन सा? फ्रेजर आयोग लॉर्ड कर्जन के समय बना था। तो ये कई सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में आपके तैयार हो गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो ब्रिटिश कालीन समितियां हैं वो आप याद कर लेंगे। इसको याद करने का तरीका है कि 1900 से पहले जो समिति बनी है और 1900 के जो बाद समिति बनी है उसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए, पहला है उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की, और तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। राजा रामचंद्र मोहन राय के बारे में उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने बेसिकली आप इनका जो मेन काम था वो 1828 में, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा गले में, एक सेकेंड। हो जाता है कभी कभी बोलते बोलते गला सूख जाता है, बस वही प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हालांकि इनका संबंध सती प्रथा से रिलेटेड कानून को बनवाने में, बहुविवाह का विरोध करने में, ठीक है ना, जो अन्य सामाजिक सुधार थे इनको करने के लिए, जातिवाद के विरुद्ध, तो इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाई, आत्मीय सभा बनाई 1814 में। इसके बाद 1825 में इन्होंने बनाया वेदांत कॉलेज। क्या बनाया था? वेदांत कॉलेज। इससे पहले 1815 में इन्होंने बनाया था हिंदू कॉलेज, वो भी डेविड हेयर की सहायता से। किसकी सहायता से? डेविड हेयर की
सहायता से, ठीक है ना। इसके बाद या इस जगह कहीं कहीं 1817 भी लिख के आता है, तो ये दोनों डेट्स आप हिंदू कॉलेज के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन बनाया, कलकत्ता यूनिटेरियन बनाया, ये याद रखिएगा या नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन बनाया इन्होंने। और कुछ पत्रिकाएं भी इन्होंने निकाली थी, जैसे कि संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी बंगाली जो बंगला भाषा थी उसमें निकाली थी इन्होंने। इसके बाद मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में निकाला था, मिरात उल अखबार। इसके बाद एक और निकाला था ब्रह्म क्रॉनिकल, एक लंबी लिस्ट है राजा राम मोहन राय की। ब्रह्म क्रॉनिकल निकाला था इंग्लिश में। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा और इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेपल्स क्रांति से भी इनका संबंध है। और बेसिकली 1829 में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए काम किया था। 1829 में बेंटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रकार के जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे, जैसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा, ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना। दूसरा एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना, विश्व को भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के अवगत कराना और केवल दलितों का उद्धार करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही है? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना आर्य समाज का उद्देश्य था। आर्य समाज की जो स्थापना है बेसिकली वो 1875 में की गई, 10 अप्रैल 1875 को की गई थी। इसकी स्थापना बेसिकली बंबई में गई थी, लेकिन बाद में इसको लाहौर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल जो नाम था वो मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर था। इसके बाद इन्होंने जो एक बड़ा नारा दिया वो था आर्य समाज का, वेदों की ओर लौटो। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, वेदों की ओर लौटो। इसके बाद इन्होंने हिंदुत्व की बात की और इन्होंने जो अपने विचार दिए थे, इन्होंने एक बुक प्रकाशित की थी, सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में लिखी थी ये बुक। ठीक है, उसमें इन्होंने अपने विचार दिए थे। बेसिकली स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो भी आंदोलन चलाया गया था वो शुद्धि आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, शुद्धि आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म के जो है पुनः स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, चलिए इनका जन्म दयानंद सरस्वती का 1824 में हुआ था। कब हुआ था? 1824 में। तो ये कुछ इन्हें कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। और दयानंद सरस्वती के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ओके, चलिए ऐसे ही अब आप स्वामी विवेकानंद के बारे में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, बहावी आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, है ना, इस तरीके के जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में आप लगातार पढ़ते रहिएगा। ठीक है, 1887 में बनी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का संस्थापक निम्न में से कौन था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। एम जी रानाडे, शिव नारायण अग्निहोत्री, गोपाल कृष्ण गोखले या श्रीमती रमाबाई रानाडे। तो जल्दी से बताइए, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में बनी थी, इसका सही जवाब है एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे इसका सही जवाब है। 1887 में बनी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अब बातें हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री ने जो संस्था बनाई थी उसका नाम है देव समाज। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो संस्था बनाई थी उसका नाम था भारत सेवक समाज। ठीक है, इंडिया सर्वेंट लीग भी इसको कहते हैं। और श्रीमती रमाबाई रानाडे ने जो संस्था बनाई थी उसका नाम था पूना सेवा सदन।
तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप याद करके रखिएगा। 1909 में बनाया था इन्होंने पूना सेवा सदन। इसके बाद जैसे कुछ और संस्थान है, एन.एम. जोशी का, एन.एम. जोशी ने बनाया था सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग बनाई थी 1911 में बंबई के अंदर। ओके, इसका परमहंस मंडली, ये किसने बनाई थी? परमहंस मंडली बनाई थी दादोबा पांडुरंग ने, दादोबा पांडुरंग ने बनाई थी परमहंस मंडली 1849 के अंतर्गत बंबई में। ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आत्मारंग पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग इन्होंने बनाया था, आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में, ठीक है। ऐसे ही पूना सेवा सदन पूना में बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा रहनुमाई मजदायन सभा, दादाभाई नेहरूजी, एस.एस. बंगाली, नौरोजी फरदून जी, तो कई लोगों ने इस संस्थाओं को बनाया। निरंकारी बनाया गया 1840 में, नामधारी बनाया गया 1857 में पंजाब के अंतर्गत नामधारी। तो इस तरह की संस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1894 में नवदा उल उलामा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहां से यूपीपी से टारगेट करता है। ऑप्शन है मौलाना सिबली, मौलाना सईद नजीर हुसैन, मौलाना हुसैन अहमद या मिर्जा गुलाम अहमद। इसका सही जवाब होगा मौलाना सिबली। मौलाना सिबली ने नवदा उल उलामा की स्थापना की थी। कहां पर की थी? लखनऊ के अंदर की थी। मौलाना सईद नाजीर हुसैन ने अहल हदीस की स्थापना की थी। किसकी की थी? अहल हदीस की स्थापना की थी 19वीं सदी में, ठीक है। मौलाना अहमद हुसैन ने जो स्थापना की है, अहमद हुसैन ने वो की थी देवबंद की। देवबंद कब बना है? 1866 में। इसी को दार उल उलूम कहते हैं, दार उल उलूम कहते हैं। और मिर्जा गुलाम अहमद ने कादियानी यानी कि अहमदिया आंदोलन की स्थापना की। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन की स्थापना की थी, और ये भी 19वीं शताब्दी में पंजाब के अंदर। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। जैसे मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान ने। तो सैयद अहमद खान ने 1886 के अंदर अलीगढ़ में। ओके, तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। चुआर विद्रोह का संबंध निम्न में से किससे है? चलिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चुआर विद्रोह का संबंध निम्न में से किससे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा बंगाल से। चुआर विद्रोह का संबंध किससे है? बंगाल से है। तो अब ये जो विद्रोह हुए हैं, इनके संबंध कहाँ किससे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि चुआर विद्रोह का संबंध कहाँ से है, या फिर खानदेश में कौन सा विद्रोह हुआ था। खानदेश में कौन सा हुआ था? भील विद्रोह हुआ था 1818 के अंतर्गत। फिर आपको पता होना चाहिए कि बिहार में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं। बिहार में कई सारे विद्रोह हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए गुजरात में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, इनका वास्तविक नाम क्या था? थोड़ा सा तेजी से करते हैं, लैपटॉप की बैटरी डाउन है। इसका सही जवाब है धुधु पंत। इसका सही जवाब क्या है? धुधु पंत, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांति को 1857 का पूर्वाभ्यास कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस क्रांति को? कच्छ की क्रांति 1825, संथाल क्रांति 1853, बैरकपुर की क्रांति 1824 या वेल्लोर की क्रांति 1806? तो इसका सही जवाब है वेल्लोर की क्रांति। वेल्लोर की क्रांति को 1857 का पूर्वाभ्यास माना जाता है। किसको? वेल्लोर की क्रांति को। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, वेल्लोर की क्रांति को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेल्लोर की क्रांति बेसिकली जो थी वो, इसका जो नेतृत्व था वो बलवंत राय फड़के ने किया था। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1806 में ये मैसूर राज्य में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें सुमेलित करना है, कौन किससे सुमेलित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसको थोड़ा तेजी से कर रहे हैं, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। पहले का भी, यानी दिल्ली में विद्रोही नेता थे जफर बख्त खां, और झांसी में थे तात्या टोपे, और फैजाबाद में, एक सेकेंड अब लीजिएगा, चाहे कोई भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा होगी, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। ओके, बस एक सेकेंड में चेक कर लूं। ओके चलिए, ठीक है। चलिए, कोई जल्दी नहीं है, अब इसको आराम से अब इसको कवर करते हैं कि कौन कहां पर विद्रोही नेता था। तो इसका सही जवाब आपने देख लिया है क्या था। अब इसको हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। चलिए, दिल्ली में आपने देख लिया कि जफर बख्त खां थे, लेकिन जफर बख्त खां के साथ वहां पर बहादुर शाहदौती भी थे, ठीक है ना, प्रमुख नेतृत्वकर्ता यही थे। झांसी में आपने देखा कि तात्या टोपे थे, लेकिन वहां पर रानी लक्ष्मीबाई भी थीं। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ही थे, और कानपुर में नाना साहब थे, ठीक है। और नाना साहब के साथ अगर आप बात करेंगे तो तात्या टोपे भी रहे। तो कभी ऑप्शन में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तात्या टोपे के साथ अजीजन बेगम भी साथ में रहीं। इसके बाद अजीमुल्ला भी रहेंगे यहाँ पर कानपुर में, और टीका सिंह। ये नाम आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे, इसलिए आप इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा, ये आपको जल्दी जल्दी मिलने वाले नहीं हैं। देखिए, बरेली में जो नेतृत्व करता थे वो थे खान बहादुर खान। इसके बाद इलाहाबाद में जो नेतृत्व करता थे वो थे इलाहाबाद में लियाकत अली। याद रखिएगा, इलाहाबाद में नेतृत्वकर्ता विद्रोह का कौन था? लियाकत अली। इसके बाद लखनऊ मेजर स्पॉट था। लखनऊ में जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे बेगम हजरत महल प्लस नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। ऐसे करके आपको ये सब याद रखना है। जैसे जगदीशपुर में कौन था? जगदीशपुर में थे कुंवर सिंह
प्लस अमर सिंह उनके भाई। जब इनकी डेथ हो गई तो उनके भाई अमर सिंह ने इसका नेतृत्व संभाल लिया था। आरा में बंदेल अली थे, पटना में पीर अली थे। तो ये सब आपको याद करके रखना है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह कौन सा था? चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है भारत में गांधी द्वारा किया गया पहला किसान सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कब किया गया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ठीक है ना। ये भारत में पहला किसान सत्याग्रह माना जाता है। हालांकि गांधी ने इससे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कर लिया था। दक्षिण अफ्रीका में पहले ही सत्याग्रह का प्रयोग किया जा चुका था। ये मामला क्या था? पूरा जो चंपारण का मामला था, ये था कि जो बागान मालिक थे वो किसानों से नील की खेती करवाते थे और इसे ही तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। मतलब इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता था कि उन्हें अपने 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। तिनकठिया का मतलब क्या होगा? 3/20वें हिस्से पर उन्हें नील की खेती करनी होती थी। लेकिन 19वीं सदी में क्या हुआ कि जर्मनी में जो आर्टिफिशियल रंग थे या नील थी उसका आविष्कार हो गया, तो प्राकृतिक नील की जो मांग थी वो घटने लगी। तो अब जो यूरोपीय बागान मालिक थे वो धीरे धीरे इसकी खेती करने के लिए बंद करवाने के लिए मजबूर होने लगे। इसी को लेकर ये पूरा विद्रोह शुरू हुआ। फिर राजकुमार शुक्ल, नॉट रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल गांधी से लखनऊ में मिले। ठीक है, उन्होंने अपनी बात कही और गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया। इसके बाद जब गांधी चंपारण गए तो फिर अंग्रेजों को एक कमेटी बनानी पड़ी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। ठीक है ना। और फिर इसके बाद तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। तो और इसी चंपारण के बाद गांधी को जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण के बाद ही गांधी को इसकी उपाधि दी थी महात्मा की। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि यहाँ पर गांधी के साथ कौन कौन था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गांधी के साथ थे ब्रज किशोर, ठीक है, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद महादेव देसाई, लिख लीजिएगा आप लोग, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी। निम्न में से कौन सा आंदोलन निम्न जातियों के अधिकारों से या उनका समर्थन करता है? ठीक है, तो कौन सा आंदोलन है? वायकॉम सत्याग्रह। कौन सा आंदोलन है जो निम्न जातियों के अधिकारों का समर्थन करता है? वो है वायकॉम सत्याग्रह। ठीक है, वायकॉम सत्याग्रह बेसिकली जो निम्न जाति के लोग थे उनको मंदिर प्रवेश को लेकर ये किया गया आंदोलन था। त्रावणकोर के मंदिरों में प्रवेश को लेकर। कहाँ गए? त्रावणकोर के मंदिरों के प्रवेश को लेकर। यहाँ पर बेसिकली टी के माधवन और के कलप्पन इस आंदोलन में सक्रिय थे। ठीक है ना। बोरसाद आंदोलन जो था ये गुजरात के खेड़ा का आंदोलन था। ठीक है, ये बेसिकली डकैतियों से संबंधित था, तो ये निम्न जाति से नहीं था। धर्षणा आपको पता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब फिर इसका नेतृत्व किया गया था सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है ना। और इसका प्रस्ताव भी अब्बास तैयब जी ने ही पेश किया था। इसके बाद बारदोली आप जैसा सभी को पता है कि बारदोली वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वहाँ गुजरात में जो कर था उसकी वृद्धि से संबंधित ये आंदोलन चलाया गया था सरदार पटेल के नेतृत्व। इसी के बाद वहाँ की महिलाओं ने गांधी से कहा कि इनको सरदार की उपाधि दी जाए। तो ये कुछ टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। लोक सेवा आयोग के जो भी बदले हुए ट्रेंड हैं उसके अनुसार इन प्रश्नों को लाया गया है और आगे भी ऐसे ही लाया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।